तो अब बात करते हैं कि सोरियासिस के पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करनी है हमको। जो इसकी मैनेजमेंट होती है, हमें इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पहले जो होता है कि हम इसको टॉपिकल एजेंट्स देख के देखेंगे। कुछ टॉपिकल एजेंट्स होते हैं जो हमें स्किन पे लगाने होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स। दूसरा होता है इनको अल्ट्रा वायलेट थेरेपी होती है, अल्ट्रा वायलेट थेरेपी। इसमें 2 तरह की होती है अल्ट्रा वायलेट थेरेपी। एक को कहते हैं फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रा वायलेट ए एंड फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रा वायलेट बी। तो ये अल्ट्रा वायलेट थेरेपी भी देना होता है। और तीसरा आता है कि हम इसको सिस्टमिक एजेंट्स देते हैं, सिस्टमिक एजेंट्स, आईवी थेरेपी देना होता है इनको। और लास्ट में आता है कि हम टॉपिकल एजेंट्स को हम अल्ट्रा वायलेट के साथ थेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं। तो ये भी एक थेरेपी होती है, जिसे कहते हैं इंटेंसिव ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं इंटेंसिव ट्रीटमेंट, जिसमें हम 2 चीज़ें कंबाइन करते हैं। एक तो टॉपिकल एजेंट कंबाइन करेंगे, साथ में अल्ट्रा वायलेट थेरेपी। तो जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास टार है, इसके साथ साथ हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं टॉपिकली जो लगा सकते हैं। उसके बाद टॉपिकली आता है विटामिन D3 एनालॉग्स होते हैं, विटामिन D3 एनालॉग्स, ये भी स्किन में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ विटामिन D3 के अलावा हमारे पास कुछ और प्रिपरेशन होती हैं, जिसे कहते हैं हम डाईथ्रेनॉल प्रिपरेशन, ये भी स्किन में लगा सकते हैं। और उसके बाद हम सिस्टमिक एजेंट्स की बात करें तो हमें सिस्टमिक एजेंट्स में हमारे पास आता है जैसे रेटिनाइड्स आते हैं। रेटिनाइड्स में हमारे पास आता है टेजारोटीन। उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि हो गया हमारे पास साइक्लोस्पोरिन। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल्स आते हैं जैसे कि इनफ्लिक्सीमैब। तो ये सिस्टमिक एजेंट्स रहते हैं। तो अब थोड़ा सा कोल टार प्रिपरेशंस की बात कर लेते हैं। कोल टार जो टार प्रिपरेशन होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम टार की बात करते हैं। अभी टार में हमारे पास आता है, ये टार को हम कोल टार प्रिपरेशन जो होती है, कोल टार प्रिपरेशन को हम किरेटोलिटिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड होता है, किरेटोलिटिक सैलिसिलिक एसिड 3 to 5% की ऑइंटमेंट रहती है, 3 to 5% की ऑइंटमेंट। सो कोल टार को हम इस कैरेटोलिटिक एजेंट जो होता है सैलिसिलिक एसिड को कंबाइन करके हम ऑइंटमेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं स्किन में, सोरियासिस की पेशेंट में। इसके अलावा एक क्रीम और आती है जो हमने पहले बात किया था, डाईथ्रेनोल। इसका 0.1% क्रीम आता है, 0.1%, जो हम लोकली लगा सकते हैं। ये एक्ट करता है, ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, तो ये इसका एक्शन है। इसके बाद एक चीज़ और होता है जैसे कि स्टीरॉइड की ऑइंटमेंट्स भी होती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट हम लोकली देते हैं ज़्यादातर, सिस्टमिक ज़्यादा देते नहीं हैं, लोकली लगाना होता है। स्टीरॉइड्स की ऑइंटमेंट्स आती हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया था फोटोथेरेपी का, फोटो कीमोथेरेपी का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रावायलेट ए, अब जो इसमें जो पी होता है उसकी फुल फॉर्म रहती है सोरालेन, जो हमने ओरली लेना होता है। ये रहता है सोरालेन, इसको हमने ओरली लेना होता है, सोरालेन ओरली लेना है। और जो यूवीए स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट, जिसकी वेवलेंथ है, ये अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ जो ए में रहती है, इसकी वेवलेंथ रहती है 320 to 400 नैनोमीटर, 320 to 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ रहती है ए की। जो हम ओरल प्रिपरेशन देते हैं वो हमें 2 घंटे पहले देना होता है अल्ट्रावायलेट थेरेपी से। सो अगर पुवाई की बात करें तो पहले उसको सोरालेन खिलाना है, उसके 2 घंटे के बाद उसको अल्ट्रावायलेट ए देनी है, 2 घंटे के बाद। तो ये अल्ट्रावायलेट ए जो है वो इस वेवलेंथ की हमने इसको देनी होती है। पहले 2 घंटे पहले उसको सोरालेन खिलाना है, उसके बाद हमने ये फोटोथेरेपी देनी है 320 to 400 नैनोमीटर की। और इसको टोटल हमने 2 से 5 बार या सिटिंग्स होती है इसकी फोटोथेरेपी की, 2 to 5 सिटिंग्स पर वीक, एक हफ्ते में 2 से 5 सिटिंग्स देनी होती है। और टोटल सिटिंग्स हमने जो इनमें देनी होती है, टोटल ये थेरेपी कितनी बारी देनी है, 10 से 20 सिटिंग्स। जब हम 10 से 20 सिटिंग देते हैं तो ये लीजन इसके ठीक हो जाते हैं। वैसे ही अल्ट्रावायलेट बी जो होता है उसकी अल्ट्रावायलेट बी जो होता है वो विंटर सीजन में ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, और उसकी वेवलेंथ रहती है 290 to 320 नैनोमीटर। तो ये विंटर में यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट बी। इसके बाद फोटो कीमोथेरेपी के बाद एक चीज़ और होता है हमारे पास, टॉपिकली रेटिनाइड प्रिपरेशन आती हैं, रेटिनाइड एसिड की प्रिपरेशन आती है, रेटिनाइक एसिड डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन आती है जो 0.05 to 0.1%। सो हम रेटिनाइक एसिड की प्रिपरेशन भी दे सकते हैं जो लोकल लीजन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद कुछ रेजीम्स आती हैं जिसमें हम टार और डाइथ्रेनॉल को कंबाइन करके देते हैं। सो अभी हम रेजीम देखेंगे EF, कौन कौन सी रेजीम्स आती है जो दे सकते हैं सोरियासिस के पेशेंट में। जो 2 तरह की रेजीम्स होती है, एक होता है इनग्राम रेजीम और दूसरी होती है गोकरमैन रेजीम।
सो इनका नाम याद रखना है सोरियासिस में। इनग्राम रेजिन और गोकरमैन रेजिन किस कंडीशन में यूज होती है? सोरियासिस में। तो इनग्राम रेजिन में क्या होता है, इसमें हमने इन दोनों में हमने अल्ट्रा वायलेट बी यूज़ करनी है, अल्ट्रा वायलेट बी यूज़ करनी है। इनग्राम में हम अल्ट्रा वायलेट बी के साथ साथ हम स्किन में डाइथ्रेनॉल देते हैं लगाने को, डाइथ्रेनॉल। और गोकरमैन रेजिन में हमने टार इसके साथ ज्वाइन करना है अल्ट्रा वायलेट के साथ। सो ये दो रेजिन हैं जो हम सोरियासिस में यूज़ करते हैं, इनग्राम एंड गोकरमैन। इसके बाद अगर किसी को एरिथ्रोडर्मिक फॉर्म का सोरियासिस है, उसमें मिथोट्रेक्सेट का बहुत अच्छा यूज़ है। सो मिथोट्रेक्सेट भी यूज़ कर सकते हैं हम। मिथोट्रेक्सेट ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर सवियर एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें एरिथ्रोडर्मा होता है, उसमें मिथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं। या फिर मिथोट्रेक्सेट का एक यूज़ और है, अगर आर्थ्रोपैथी हो रहा है तब भी यूज़ करते हैं आर्थ्रोपैथी में, और दूसरा रिफ्रैक्टरी केसेस में। सो एरिथ्रोडर्मिक फॉर्म आर्थ्रोपैथी और रिफ्रैक्टरी केसेस में मिथोट्रेक्सेट का यूज़ है। और मिथोट्रेक्सेट को हम वीकली एक बार देना होता है, और डोज रहता है 5 mg वीकली। इसके साथ साथ हम फोलिक एसिड भी देते हैं मिथोट्रेक्सेट के साथ, और उसका डोज भी 5 mg रहता है, और वो भी वीकली देना होता है। और इसको हमने जिस दिन मिथोट्रेक्सेट देना हो उस दिन हमने फोलिक एसिड नहीं देना है, एक्सेप्ट द डे ऑफ मिथोट्रेक्सेट। जिस दिन मिथोट्रेक्सेट देना है उस दिन फोलिक एसिड नहीं देना है। सो मिथोट्रेक्सेट भी हम यूज़ कर सकते हैं सिवियर फॉर्म में। इसके बाद और चीज़ें होती है विटामिन डी एनालॉग जो स्किन में दे सकते हैं लगाने को, जैसे कि काल्सीपोट्रोल ये विटामिन D3 एनालॉग है। इसको हमने सुबह शाम लगाने को कहते हैं काल्सीपोट्रोल, और इसका मैक्सिमम डोज रहता है 100 ग्राम पर वीक। ये काल्सीपोट्रोल विटामिन डी एनालॉग है, ये दे सकते हैं। उसके बाद और भी रहते हैं विटामिन डी एनालॉग, जैसे कि काल्सिट्रोल, और एक और होता है काल्सिट्रोल और टाकाल्सिटोल। ये खाने को दे सकते हैं काल्सिट्रोल, टाकाल्सिटोल, और साथ साथ में काल्सीपोट्रोल भी। इसके अलावा हम अगर किसी को पेन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए एनसैड्स हैं। पेन अगर मैनेज करना है तो हम एनसैड्स दे सकते हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो इसमें नेल सोरियासिस होता है वो ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस होता है। नेल सोरियासिस को ट्रीट करना मुश्किल होता है, रेसिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, तो इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है नेल सोरियासिस को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसकी मैनेजमेंट के लिए। अब रेजिस्टेंट केसेस में हम मिथोट्रेक्सेट के अलावा और भी ड्रग यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंट केसेस में। सो अभी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंट केसेस में मिथोट्रेक्सेट के अलावा और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर आ गया है तो नई ट्रीटमेंट से रिजॉल्व हो रहे हैं सोरियासिस के लीजन, तो हम उसको साइक्लोस्पोरिन ए दे सकते हैं रेजिस्टेंट केसेस में, साइक्लोस्पोरिन ए। इसके अलावा हमारे पास आता है माइकोफिनोलेट। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्सी यूरिया, या फिर एसिट्रिटिनिन, या फिर एक ड्रग और होता है जिसे कहते हैं हम हाइड्रोक्सी कार्बामाइड। इसके बाद न्यू ड्रग्स कौन कौन से हैं जो हम सोरियासिस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग टॉपिक्स हैं। न्यू ड्रग्स जो दे सकते हैं हम, उसमें बायोलॉजिक्स आते हैं, जैसे कि TNF अल्फा इनिबिटर्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनिबिटर्स। इसमें हमारे पास आता है जैसे इन्फ्लिक्सीमैब। इसके बाद आता है हमारे पास इटानरसेप्ट, और भी ड्रग्स आते हैं जैसे कि अडालीमुमाब, और एक ड्रग और आता है जिसे कहते हैं उस्तिकीनुमाब। तो ये कुछ नए ड्रग्स हैं जो आजकल सीवियर केसेस में यूज़ किए जा रहे हैं।